एजियन सागर की नम हवाओं में छिपी प्राचीन सभ्यताओं की खुशबू जब एथेंस की ऊंची पहाड़ियों पर टकराती है, तब वह मानो बीते हुए समय के पर्दे हटाकर उस युग की झलक दिखाती है जहां इंसान सिर्फ जीवित नहीं रहता था, बल्कि सोचता, खोजता, बनाता और दुनिया को आकार देता था। इन्हीं पहाड़ियों में सबसे ऊंची, सबसे पवित्र, सबसे शक्तिशाली जगह थी एक्रोपोलिस। ये कोई साधारण पत्थरों की दीवार नहीं थी। ये एक शहर की आत्मा थी, जहां देवताओं की कहानियां और मनुष्यों के सपने एक दूसरे में ऐसे घुल मिल जाते थे जैसे सुबह की धूप और सुनहरी हवा। एक्रोपोलिस का इतिहास इतना प्राचीन है कि इसके आरंभ को समय की धूल बिछू नहीं पाई। 4000 साल पहले जब इंसान सिर्फ जीवित रहने की कला सीख रहा था, तब इस पहाड़ी पर छोटे, साधारण, लकड़ी से बने मंदिर खड़े थे। उन मंदिरों में लोग देवताओं से प्रार्थना करते थे, बारिश की कामना करते थे, युद्ध में विजय की इच्छा रखते थे। धीरे धीरे समय बदलता गया, तकनीक बदली, व्यवस्था बदली और लकड़ी की जगह पत्थर ने ले ली। फिर एक दिन सफ़ेद, चमकदार संगमरमर की लपटें इस पहाड़ी से उठीं और इसने अपने आप को देवताओं के घर के रूप में स्थापित कर लिया। इस पहाड़ी पर खड़े होकर प्राचीन लोग दूर दूर तक फैले भूमि को देखते और सोचते थे कि दुनिया कितनी विशाल है और वे कितने छोटे। लेकिन उनके छोटे छोटे हाथों से बनी ये पहाड़ी आज भी दुनिया को याद दिलाती है कि जिस सभ्यता ने इसे बनाया वह कितनी महान थी। लेकिन महान कहानियां कभी संघर्ष के बिना नहीं बनती। 490 ईसा पूर्व में जब पर्शिया की विशाल सेना ग्रीस की सीमा पर पहुंची, तब पूरा ग्रीक जगत डरा हुआ था। पर्शिया के सम्राट डेरियस और बाद में उनके पुत्र जर्क्सिस की इच्छा थी कि ग्रीस को मिटा दिया जाए, उसकी संस्कृति को रौंद दिया जाए, उसके मंदिरों को नष्ट कर दिया जाए। कुछ वर्षों बाद जब पर्शियन सेना एथेंस पहुंची, तब शहर लगभग खाली था। लोग जहाज़ों में बैठकर सलामिस द्वीप की ओर चले गए थे। पीछे रह गए सिर्फ पत्थर, मंदिर और देवताओं की भूमि एक्रोपोलिस। पर्शियन सेना ने मंदिरों में आग लगा दी, लकड़ी जली, पत्थर टूटे, मूर्तियां गिराई गईं और पूरा एक्रोपोलिस धुएं और राख का ढेर बन गया। लेकिन जैसे राख से फिनिश पक्षी जन्म लेता है, वैसे ही एथेंस ने इस विनाश से एक नया सपना जन्म दिया। युद्ध जीतने के बाद एथेंस ने प्रतिज्ञा की कि इस पहाड़ी को इतना भव्य, इतना महान बनाया जाएगा कि पूरे संसार ने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा होगा और शायद कभी ना देख पाए। इस नए युग को लाने वाले व्यक्ति का नाम था पेरिक्लिस। वह नेता था, लेकिन सिर्फ नेता नहीं, वह कलाकार भी था, दार्शनिक भी था, दूरदर्शी भी था। उसने एक्रोपोलिस को मानव सभ्यता के सबसे महान स्मारक के रूप में बदलने का संकल्प लिया। इसी समय शुरू हुआ पार्थेनॉन का निर्माण, एक ऐसा मंदिर जो सिर्फ पत्थर नहीं है, बल्कि गणित, कला और दर्शन का संगम है। पार्थेनॉन के हर स्तंभ में हल्की सी वक्रता दी गई थी ताकि वह दूर से बिल्कुल सीधा दिखे। इससे पता चलता है कि ग्रीक लोग सिर्फ सुंदरता नहीं, बल्कि पूर्णता चाहते थे। ऐसी पूर्णता जो इंसान की आंखों को धोखा दे, लेकिन उसकी आत्मा को संतुष्ट कर दे। पार्थेनॉन का आंतरिक भाग स्वर्ग जैसा रहा होगा। अंदर खड़ी थी देवी अथेना की 12 मीटर ऊंची मूर्ति, हाथीदांत और शुद्ध सोने से बनी हुई। उसकी आंखों में कीमती रत्न जड़े थे। उसके हाथ में विजय की देवी नाइकी की छोटी प्रतिमा थी और वह इतनी चमकीली थी कि मशाल की रोशनी भी उसके सामने फीकी लगती थी। इस मूर्ति को देखने आने वाले लोग कहते थे कि उन्हें लगता था जैसे देवी स्वयं उनके सामने खड़ी हैं। लेकिन एक्रोपोलिस में सिर्फ पार्थेनॉन नहीं था, यहाँ एरेक्थियन था, जहाँ कैरिएटिड्स नाम की 6 स्त्री आकृतियां स्तंभों की जगह खंभों की तरह खड़ी हैं। हर मूर्ति इतनी जीवंत है कि लगता है वह भी चलकर बाहर आ जाएंगी। यहाँ अथेना नाइकी का मंदिर था, विजय की देवी जो युद्ध से लौटते सैनिकों का स्वागत करती थी। प्रोपाइलिया नाम का विशाल द्वार था जो इस पवित्र पहाड़ी का प्रवेश द्वार था और इतना बड़ा था कि आधुनिक लोग भी उसकी भव्यता देखकर दंग रह जाते थे। पहाड़ी के नीचे डायोनाइसिस का थिएटर था, जहां नाटक का जन्म हुआ, जहां पहली ट्रेजेडी लिखी गई, जहां पहली कॉमेडी दर्शकों ने देखी, जहां इंसानी भावनाओं का सबसे शुद्ध और सबसे सटीक रूप सामने आया। लेकिन जैसे हर सुंदर कहानी में दुख आता है, वैसे ही एथेंस का स्वर्ण युग भी अंधकार में डूबने लगा। स्पार्टा और एथेंस के बीच शुरू हुआ पेलोपोनेशियन युद्ध 30 साल तक चला और इसने एथेंस को भीतर से तोड़ दिया। शहर कमजोर हो गया, लोकतंत्र टूटने लगा और कला की जगह युद्ध ने ले ली। एथेंस हार गया, लेकिन एक्रोपोलिस मौन खड़ा रहा, अपने लोगों की मूर्खता और समय के खेल को गवाह बनकर। फिर आया सिकंदर महान, जिसने ग्रीक संस्कृति को मिस्र, पर्शिया, भारत तक फैलाया। रोमनों ने ग्रीक संस्कृति को सम्मान दिया और एक्रोपोलिस की मरम्मत भी की। लेकिन समय बदलता है और 5वीं सदी में ईसाई धर्म के फैलने के बाद मंदिरों को चर्च में बदल दिया गया। मूर्तियां तोड़ी गईं, मिथकों को हटाया गया, देवी अथेना की विशाल प्रतिमा कहीं गायब हो गई। किसी को नहीं पता कि वह नष्ट हुई, चुरा ली गई या कहीं छिपा दी गई।
लेकिन असली विनाश अभी बाकी था। 1687 में वेनिस और ऑटोमन साम्राज्य के बीच युद्ध में पार्थेनोन का इस्तेमाल बारूद के गोदाम की तरह किया जा रहा था। जब वेनिस की सेना के तोप का गोला सीधे पार्थेनोन पर गिरा तो पूरा मंदिर विस्फोट में उड़ गया। सैकड़ों साल की सुंदरता कुछ सेकंड्स में मलबे में बदल गई। आज जो खंडर हम देखते हैं वह उसी दिन की याद है, एक ऐसी चोट जिसे समय भी पूरी तरह भर नहीं पाया। 1821 में ग्रीस ने आज़ादी पाई और उसके बाद एक्रोपोलिस को बचाने का अभियान शुरू हुआ। वैज्ञानिक हर पत्थर को लेजर से स्कैन करते हैं, उसके टूटे हिस्सों को जोड़ते हैं, उसकी अतीत को पुनर्जीवित करने की कोशिश करते हैं। आज भी ये पहाड़ी दुनिया को बताती है कि समय बदल सकता है, साम्राज्य गिर सकते हैं, लेकिन कला, संस्कृति और मानवता की महानता कभी नहीं मरती। जब शाम को सूरज पार्थेनोन पर सुनहरी किरणें डालता है तो लगता है कि यह मंदिर आज भी जीवित है, जिसे वो अपने भीतर देवताओं की सांसें लिए अब भी खड़ा है। जब कोई यात्री इसके सामने खड़ा होता है तो उसे एहसास होता है कि वह कितना छोटा और इतिहास कितना विशाल। एक्रोपोलिस सिर्फ पत्थरों की ईंट, स्तंभ और खंडर नहीं है, ये मानव सभ्यता की आत्मा है जो हमें याद दिलाती है कि चाहे हम कितना भी आगे बढ़ जाएं, हमारी जड़ें, हमारी कहानियां और हमारी असाधारण उपलब्धियां हमेशा इन पत्थरों में जीवित रहेंगी, अनंत, अमर, अटूट।